हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 23 अप्रैल 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, सम ऑफ द क्वेश्चंस which are very important for this year's CLAT or ALET and the issues which have rocked throughout the year is one among them is the fisherman issue in India and Sri Lanka. Now, today's editorial is going to answer that question, that what is exactly this issue and how we can solve this issue. So that editorial is very important. The next is that today we will also revise the basics about the नीति आयोग, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, क्या डिफरेंस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, क्या स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है या स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है या इसके फिलॉसफी में कुछ डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन. एंड वी विल ऑल्सो सी द न्यू पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नीति आयोग वाइस चेयरमैन and who is the outgoing vice chairman. Then we will also look at the India UK roadmap 2030. So what are the important pointers in that roadmap? हमने कल भी किया था. आज हम उन सेक्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ही वॉज ऑन विजिट इन इंडिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ देन. Now the first is again coming to the issue, India UK defense trade tries to get a booster shot. Now friends, इस केस में what we have to remember is that is India UK रोड मैप 2030. तो इंडिया और यूके ने एक रोड मैप बनाया है फॉर पार्टनरशिप, ठीक है ना. रोड मैप 2030 कहते हैं उसको नॉर्मली. ओके, नाउ दिस रोड मैप 2030 इट फोकसेस ऑन सर्टेन सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, इस रोड मैप 2030 का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कि जो इंडिया और यूके का जो रिलेशनशिप है इट हैज़ टू बी रेज्ड टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. अब इंडिया और यूएस का पहले से ही जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. नाउ यूके इज़ द नेक्स्ट कंट्री विद विच इंडिया इज गोइंग टू हैव द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. अब ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है यूके के साथ वो इंडिया ने 2005 में साइन कर लिया था, बट आफ्टर द ब्रेक्सिट, दैट इज व्हेन यूके मूव्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, now this roadmap has been prepared which focuses clearly on developing this comprehensive strategic partnership. now this comprehensive strategic partnership में जो सबसे important point है वो है defense, trade, then health sector, collaboration, then education, then startup and innovation, and then a very important leg is free trade agreement which aims to raise the bilateral trade between India and UK, okay, doubling the trade between India and UK by 2030. So these are some of the important points of the roadmap 2030. Now अब जो ये visit था by Boris Johnson, okay, so it focused mainly on expanding the India-UK defense partnership, India-UK defense partnership, and now they have committed a timeline for concluding the free trade agreement by the end of the year. तो ये जो FTA है ये कब तक कंक्लूड हो जाएगा? बाय एंड ऑफ दिस ईयर. और यही FTA इट टारगेट्स डबलिंग द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री बाय 2030. ये ईयर काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. द नेक्स्ट इज दैट UK, नाउ सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, दैट UK इज क्रिएटिंग एन ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर इंडिया and it aims to reduce bureaucracy and slashing delivery times for defense procurement. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो यूके ले रहा है, बिकॉज नॉर्मली डिफेंस डील में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है. जैसे कि अगर हम रफाल की बात करें जो हम डसॉल्ट एविएशन से ले रहे हैं फ्रॉम फ्रांस, या रफाल एम की बात करें, एक और भी फाइटर जेट है रफाल एम विच इज़ फॉर इंडियन नेवी. ओके, सो इसमें क्या होता है कि इन डील्स को फ्रुक्टिफाई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. जैसे कि S-400 की हम बात करें तो डिलीवरी इट स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर 2021, और जो सेकेंड बैच है डिलीवरी का वो थोड़ा सा स्टकअप हो चुका है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. सो टू सॉल्व दिस इशू बिटवीन द टू कंट्रीज़ की इंडिया और यूके के बीच में ये इशू ना रहे, सो द यूके इज़ गोइंग टू क्रिएट एन ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर इंडिया. नाउ बोथ द साइड्स they have agreed to work together for solving or resolving new threats coming from land, sea, air and cyber domains.
Then the next is that UK is going to become partner with India on new fighter jet technology as well as in the maritime sphere to detect and respond to threats. Now some of the things which we should revise over here. तो एक ट्राई सेक्यूरिटी अलायंस है जिसका नाम है ऑकस. इसका फुल फॉर्म है ए से ऑस्ट्रेलिया, यू से यूके से यूनाइटेड किंगडम, यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स. सो इट इज़ द ट्राईलैटरल सिक्योरिटी अलायंस. ट्राईलैटरल सिक्योरिटी अलायंस. इसके मेंबर्स हैं कितने? 3 कंट्रीज, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. Over here, the important part of the deal is that Australia is going to be supplied with 8 nuclear powered submarines. The next is कि AUKUS का फोकस एरिया कौन सा है? So it is Indo-Pacific region. So the Indo-Pacific region is the focus area of AUKUS. क्या Indo-Pacific region के लिए कोई एक और ऐसा ग्रुप है जो फोकस करता है फॉर Indo-Pacific region but which is not a military alliance or a security alliance? Then that is Quad group. Quadrilateral security dialogue. इसके 4 मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस. It was formed in 2007. These Quad countries, they conduct a naval exercise which is called as Malabar Naval Exercise. Malabar Naval Exercise. तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग ओवर हियर विच यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स इज कि रिसेंटली मलाबार नेवल एक्सरसाइज 2 फेज़ में कंडक्ट किया गया था. पहला फेज़ हुआ था गुआम इन पैसिफिक ओशन. वेयर वॉज द सेकेंड फेज़ हेल्ड? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. द नेक्स्ट इज 18 more Sri Lankans reach Tamil Nadu. Now friends, श्रीलंका अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. अब 2 इश्यूज़ हैं. एक तो श्रीलंका का खुद का जो एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है. सेकेंड जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में फिशरमैन इशू है. तो फिशरमैन इशू के बारे में हम एडिटोरियल में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जो ये है माइग्रेंट क्राइसिस, माइग्रेशन. पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम श्रीलंका टू तमिलनाडु. वाई? बिकॉज द तमिलनाडु में देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्कैरसिटी ऑफ बेसिक एसेंशियल्स, सप्लाई नहीं है. फिर उसके बाद प्राइसेस आर वेरी हाई. तो बिकॉज ऑफ दिस हार्डशिप विच इज़ गोइंग ऑन इन श्रीलंका, पीपल आर माइग्रेटिंग टू तमिलनाडु. अब माइग्रेशन भी देखिए फ्रेंड्स 2 टाइप का होता है. एक होता है पुश माइग्रेशन, एक होता है पुल माइग्रेशन. ठीक है. पुश माइग्रेशन मतलब कि अगर हार्डशिप की वजह से कोई माइग्रेट करता है तो उसको हम कहते हैं पुश माइग्रेशन. अगर अपॉर्चुनिटी की वजह से कोई माइग्रेट करता है तो वी कॉल इट पुल माइग्रेशन. द नेक्स्ट इज पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज बीइंग कंटेम्पलेटेड. तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ हमने पहले भी किया था जब हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, व्हेन ही सेड इन द पार्लियामेंट दैट द मिनिस्ट्री इज कंटेम्पलेटिंग पोस्टल बैलेट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस. ओके. तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, ETPB. तो ETPB के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑन मेल द पोस्टल बैलेट विल बी सेंट. The person has to download it. They have to give the preference of the political party and then they have to submit it to the embassy of India in that respective country. अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो NRIs हैं they have to register in the local constituency. For example, अगर दिल्ली से कोई पहले दिल्ली में रहता था, अब US चले गया, okay, and he is living there and he is not the citizen of US. He can register himself or herself in any constituency in Delhi where he was residing, and for every election they have to come to Delhi for vote. So if you will just see that how many voters have been registered under this mechanism, so there are only 1.12 lakh registered overseas electors, not more than that. So to enable these NRIs to vote in Indian election, so the election commission is going to come up with the ETPBS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर ओवरसीज वोटर्स. क्या ये पहली बार ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम? नो. इफ यू विल जस्ट सी दैट दिस पोस्टल बैलेट सिस्टम इज ऑलरेडी देयर फॉर
members who are serving, government officials who are serving abroad, and members of armed forces and armed police force who are serving outside the state. The next is very important. It is coming from the defense sector. New initiatives to be taken in defense sector. Now friends, before I start discussing about the defense sector, one thing is very important कि इंडिया ने टारगेट किया है कि अपना जो इम्पोर्ट है डिफेंस सेक्टर में उसको काफ़ी कम करना है अक्रॉस ऑल द सेक्टर. ओके, जैसे कि अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, सो इंडियन नेवी इट ऑलरेडी हैज़ इट्स मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान. Now this maritime capability perspective plan, it aims that Indian Navy should become 170 ships force by 2027. 170 ship force by 2027. Okay, and it is to be integrated with integrated defense capability plan, which is prepared by Department of Military Affairs. Similarly, अगर हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी में भी और इंडियन एयरफोर्स में भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रमोट करने के लिए द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इट हैज़ लॉन्च्ड इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स प्राइम. ये इम्पॉर्टेंट है. क्या लॉन्च किया है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स प्राइम. एंड 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज. नाउ दे ऑल आर मेंट टू एनकरेज डिफेंस स्टार्टअप कंपनीज ड्यूरिंग द डिफेंस कनेक्ट 2.0 सेमिनार. अब हम एक एक का लेते हैं. एम क्या है? तो ये जो आईडेक्स प्राइम है ये एम करता है टू सपोर्ट दोज प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर सपोर्ट बियॉन्ड ₹1.5 करोड़ अप टू ₹10 करोड़ टू हेल्प द स्टार्टअप इन द डिफेंस सेक्टर. IDEX has already provided opportunity to science and technology professionals, okay, to understand the emerging technologies जैसे artificial intelligence, augmented reality, blockchain, space technologies. Okay, then what is this DISC 6? So DISC 6, that is Defense India Startup Challenge 6. So Defense India Startup Challenge 6 has come with 38 problem statements, and it was launched by our defense minister, and all these 38 challenges are related with artificial intelligence, advanced imaging, sensor systems related to defense sector. The next is allowances for armed forces CAPF. Now they are on par. par मतलब they are equal. तो पहले क्या था कि जो अलाउंसेस थे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के वो अलग अलग थे. ओके, बट नाउ द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इंक्रीज दिस अलाउंसेस फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड हैज़ करेक्टेड दिस एनोमली. नाउ फ्रेंड्स सी, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड. ठीक है ना. तो देखिए हमारे कंट्री में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट अभी नया नया है. ठीक है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब होता है जॉइंटनेस ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस, जॉइंटनेस इन ऑपरेशन बाय ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस. तो अगर हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अगर हम देखेंगे, ठीक है, या थिएटर कमांड देखेंगे अगर हमारे कंट्री में, so the only theater command which we have as of now is Andaman and Nicobar Island The next is there is one more theater command, okay, command theater in India, that is strategic forces command. ठीक है, strategic forces command. अब हमारे देश में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको कौन हैंडल करता है? सो इट इज़ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड. सो न्यूक्लियर फोर्सेस दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
द नेक्स्ट इज स्टैलिन सीक्स पीएम हेल्प फॉर कोल महाराष्ट्र टू इम्पोर्ट स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स हमने पहले किया था कि 4 स्टेट्स हैं, दोज आर गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़. So they are facing coal shortage. So because of this coal shortage, there can be also electric electricity supply. So many countries, many states, they are going for importing the coal. अब यहाँ पे अगर हम तमिलनाडु का अगर एक केस देखें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक तालचेर कोल माइन, तालचेर कोल फील्ड है, तालचेर कोल फील्ड इज इन ओडिशा. ओके, सो तालचेर कोल फील्ड, सो तालचेर कोल फील्ड इज इन ओडिशा. तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से तमिलनाडु इज सेइंग कि द प्रॉब्लम इज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे रेक्स. सो बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम इन अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे रेक्स, बिकॉज ऑफ दिस द कोल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम टू द पोर्ट्स, और इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है. द नेक्स्ट इज द स्टडी बाय द लैंसेट. स्टडी का नाम है डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी. सो यहाँ पे बताया है कि पूरे इंडिया में 7% ऑफ द टोटल 5297 इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज़ आर एबल टू अचीव देयर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल टारगेट्स. ओके, सो ये जो लेटेस्ट रिजल्ट्स है विच वाज also done by Indian Council of Medical Research and India Diabetes Study. Okay, it was conducted in 27 states. तो इसका sample size काफ़ी बड़ा है. So it has stressed that there is a need to have better control over various health parameters that impact mortality and quality of life. Now the next is that it has shown that how education is related with good health. तो यहाँ पे ये दिखा है कि हायर एजुकेशन, मेल सेक्स, रूरल रेसिडेंस एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, दे आर एसोसिएटेड विद बेटर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स. द नेक्स्ट इज नीति आयोग गेट्स अ न्यू वाइस चेयरमैन. सो फ्रेंड्स, नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. अब जो वाइस चेयरमैन होते हैं ये गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगरिया. द नेक्स्ट उनके बाद जो अपॉइंट हुए थे ही वॉज डॉक्टर राजीव कुमार. नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर राजीव कुमार, नाउ Suman K. Berry, he has been appointed as the vice chairman of the Niti Aayog and he is going to take charge from May 1st, 2022. So the name is very important, Suman K. Berry. Now Suman K. Berry, he was earlier the Director General of National Council of Applied Economic Research and he was also the member of Prime Minister's Economic Advisory Council and Statistical Commission and the Reserve Bank of India's Technical Advisory Committee on Monetary Policy. Now let's compare Niti Aayog and Planning Commission. So Niti Aayog was formed on 1st January 2015. It replaced the Planning Commission. तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कब किया? 1 जनवरी 2015 को. ठीक है. नीति आयोग का जो फिलॉसफी है वो है बॉटम टू टॉप अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. इसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन. उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था इट वाज टॉप टू डाउन मॉडल. टॉप टू डाउन मॉडल, ठीक है ना. तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, मीन्स वन साइज फिट ऑल अप्रोच. ओके. Then in Niti Aayog, there is a governing council. The governing council consists of the chief minister of all the states and the union territories with legislature, that is Delhi and Puducherry, and lieutenant governor of Andaman and Nicobar Island, and then vice chairman. Then we have nominated members by the government. So these nominated members are
the ministers from the Union Council of Ministers. द नेक्स्ट इज़ यहाँ पे प्रॉब्लम अब एक बार फिर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैरियोपोल का. तो मैरियोपोल अगेन इट इज़ अ सिटी इन सदर्न यूक्रेन एंड नाउ रशिया हैज़ क्लेम्ड दैट इट हैज़ कैप्चर्ड ऑल द मैरियोपोल. नाउ कैप्चरिंग मैरियोपोल व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ओनली द पोर्ट सिटी which provides access to Donetsk and Luhansk region. ठीक है. So that's why capturing Mariupol is very important. Now यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम उभर के आ रहा है. ठीक है ना. Russia wants to seize this Donbas region. So Russia wants to seize this Donbas region. What is Donbas region? This Donetsk and Luhansk, they are collectively called as Donbas region, जिसका मैरियोपोल एक पार्ट है. नाउ मैरियोपोल को कनेक्ट करने का मतलब होता है कि क्रीमिया और डोनेट्स्क और लुहांस्क को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना. सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रशिया एक्सेस टू ब्रेक अवे रीजन ऑफ मोल्डोवा. सो दैट इज़ अ ब्रेक रीजन. अब मोल्डोवा का भी एक रीजन है. ठीक है, विच इज़ अ ब्रेक अवे रीजन. नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रशिया एक्सेस टू दिस रीजन. Okay, now this breakaway region of Moldova, this has led to diplomatic scramble between both the countries. Okay, now the Russian envoy, he was called by Moldova for explaining this thing, that how the military general of Russia has said that they want to seize all of the southern and eastern Ukraine, and they have aimed to capture to also have access to breakaway region of Moldova. Now the breakaway region of this Moldova, okay, it is called as Transnistria. It is called as Transnistria and it is the Russian occupied breakaway region of Moldova. अगर आप मोल्डोवा का मैप देखेंगे तो छोटा सा रीजन आता है लैटिट्यूडली वाइज, तो उसी का नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया. इसको रशिया ने ऑक्यूपाई करके रखा है और एक ये डोनाट्स की तरह ये भी एक ब्रेकअवे रीजन है. The next is India extends duration of $400 million currency swap. So it is related to India Sri Lanka's economic crisis. तो श्रीलंका इंडिया ने हेल्प किया है श्रीलंका को इन मैनी वेज. फर्स्ट इज $400 million currency swap, then $500 million deferment of loan, then $1 billion line of credit. ठीक है, इसमें से जो $400 million करेंसी स्वैप है, ठीक है, इसको फिर से इंडिया ने एक्सटेंड किया हुआ है. ठीक है, विच वॉज कंक्लूडेड इन जनवरी. अब देखिए यहाँ पे रशिया और जापान का जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है उसके बारे में जिक्र हुआ है. देयर आर सर्टन देयर इज आइलैंड कॉल्ड एज कुरिल्स. ओके, this is the island which is in the northern territory of Japan. Now Japan says that it has been illegally held by Russia. So the disputed island between Russia and Japan is Kurils. अब ये island जो है it was seized by USSR during the Second World War. The next is new clashes at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque compound. So Al-Aqsa Mosque compound, ठीक, लास्ट सैटरडे को भी हमने इसके बारे में पढ़ा था. ओके, एंड देन आई हैड सेड दैट दिस क्राइसिस कैन ब्लो अप इन इजराइल. So now see, it has happened the same, that new clashes have taken place at Al-Aqsa Mosque compound. So Al-Aqsa Mosque compound, this is the third holiest site of Islam after Makkah and Medina, and it is located in East Jerusalem. And Al-Aqsa Mosque, it is managed by Jerusalem. East Jerusalem, it was captured by Israel during the Six-Day War, and the whole Jerusalem was declared as capital of Israel by passing the Jerusalem Law 1980.
The next is India said to have LIC IPO fundraising goal to $3.9 billion. Now friends, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का एक अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो ये भी हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ने गोल सेट किया था फॉर रेजिंग अराउंड ₹30,000 करोड़ और $3.9 बिलियन बाय सेलिंग द IPO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज शेयर्स. नाउ अब उसको स्केल डाउन कर दिया गया है. ओके, नाउ it is valued at $6. The state-owned insurance behemoth is now valued at about $6 trillion. Okay, earlier the value was $17 trillion. The next is a very important editorial is fishing for workable solutions in the Park Bay area. So what is Park Bay area? So if this is India Sri Lanka, so ये वाला साइड है बे ऑफ बंगाल वाला साइड, इसको हम कहते हैं पार्क बे, और ये जो अरेबियन सी वाला साइड है वी कॉल इट एज गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है. So it was in 1974 okay that the international maritime boundary line between India and Sri Lanka was demarcated. ठीक है, in 1974. By then in 1976 this line was extended up to Maldives, and the exclusive economic zone of India, Sri Lanka and Maldives was demarcated in Indian Ocean. Now the issue over here is that the Indian side of Park Bay Strait, okay, it is very less profitable for fishers. So normally what happens over here is that they cross over to the Sri Lankan side of the Park Bay for fishing, and the second is they get caught by Indian Navy. This is the first issue. Second issue is that over here is use of bottom trawlers or mechanized boats. So what is happening over here, that since Tamil Nadu fishermen, they are using bottom trawlers, so the fishermen from Sri Lanka, they are devoid of any good fish catch. Bottom trawlers क्या करता है कि maximum fishing आप bottom trawler से कर लेते हो, फिर उस पार्क बे एरिया में कोई इतना फिश बचता ही नहीं है विच कैन बी हार्नेस्ड बाय द ट्रेडिशनल बोट्स विच इज़ यूज्ड बाय द फिशरमैन फ्रॉम श्रीलंका. ठीक है. अब श्रीलंका वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है. जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, दिस एरिया इज़ रिकवरिंग आफ्टर द लॉन्ग सिविल वॉर, सो इकोनॉमिकली दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट वाई तमिलनाडु फिशरमैन दे आर यूजिंग बॉटम ट्रॉलर्स, क्योंकि जो उनके साइड का जो पार्क बे स्ट्रेट है वहाँ पे फिश कैच काफ़ी कम हो गया है. फाइन. तो इसको डील कैसे किया जाए, तो अगर इसको डील करने के लिए इंडिया एंड श्रीलंका दे हैव फॉर्म द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरमैन आफ्टर 15 मंथ्स. ओके, ये पहली बार ये मीटिंग हुआ था मार्च 25 को. नाउ दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. द सेकेंड इज दैट देयर शुड बी फिशर लेवल टॉक्स. ओके, fisherman level talks between both the countries to solve this issue. उसके बाद जो तमिलनाडु के फिशरमैन का जो इशू है that they are getting very less fish, it can be solved by promoting deep sea fishing. deep sea fishing का मतलब होता है कि where you go for a longer distance in the sea and you try to catch the fish फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी. और ये जो बॉटम होता है वो मिनिमम 30 मीटर का होना चाहिए. अगर वाटर का डेप्थ 30 मीटर या उससे ज़्यादा है और वहाँ से अगर फिश को कैच किया जा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज डीप सी फिशिंग. क्योंकि क्या हो रहा है कि टॉप 30 मीटर्स में फिश है नहीं इंडियन साइड ऑफ पार्क बे में, तो 30 मीटर के नीचे फिशिंग करना अगर प्रमोट करें तो देन दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन. द सेकेंड इज दैट हाउ वी कैन डाइवर्सिफाई द फिशिंग over here. So we can implement PM Matsya Sampada Yojana, which was implemented in 2019, and we can go for diversifying the fishing activity in this region.
so under this scheme. द नेक्स्ट इज़ डिफरेंट नरेटिव्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमने कल मालदीव्स की बात की थी और हमने ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इंडिया आउट कैंपेन की बात हो रही है। सो हु वाज लीडिंग दिस इंडिया आउट कैंपेन? सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर यमीन, ही वाज लीडिंग दिस इंडिया आउट कैंपेन. Why he is leading this India out campaign? Because there is presidential election in 2023. अच्छा, अभी के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली, उन्होंने इसको बैन कर दिया, इंडिया एड कैंपेन को इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है अपने कंट्री में. बट हाउ द फॉर्मर प्रेसिडेंट Mr. Abdullah Yamin has got a chance to say that there should be India out campaign because presence of Indian military in Maldives threatens the national security. So over here, if you will just see that in February 2021, India and Maldives, they signed Uthuru Thila Faltu Harbor Development Deal. Uthuru Thila Faltu. Okay, now over here, India is going to help Maldives for developing the National Defence Force Coast Guard Harbor. Okay, so this is the deal which has become the bone of contention between both the presidents Ibrahim Soli and Yamin. When Yamin was the president, he was seen close to China. Okay, and when Ibrahim Soli is the president, he is considered close to India because he follows India first foreign policy. Now, what is the way out for India? The way out for India is that India cannot favor any of one political party against another, because next time when the elections will be held, anybody can come to the power. So over here, okay, what India can do is India can continue its investment in social and economic structure, social and economic sector of Maldives, and it should try to have good relationship with all the political parties in Maldives. Now, India and Maldives, they both are member of SAARC, and India has a policy for Indian Ocean region which is called as SAGAR, which is security and growth of all. Security and growth for all in the region. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again. Next week again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.